नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी के नोट्स एंड जीके की बात कर रहे थे, जिसके अंदर एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम हिस्ट्री क्लास 7 के नोट्स एंड जीके की बात करेंगे, जिसके अंदर अपन आज 7वें अध्याय की बातचीत करेंगे, जिसका नाम है जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इसके संदर्भ में बनने वाले महत्वपूर्ण नोट्स एंड जो वन लाइनर जीके हैं उसकी बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पहले की क्लास है आपने प्लेलिस्ट के अंदर दी हुई है, तो वहां जाके देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। यस, तो क्लास को करते हैं शुरू। 7वें अध्याय की बातचीत कर रहे हैं, जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। सबसे पहले बात करेंगे बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, जो आपकी किताब के अंदर दिए हुए हैं उसी को बिल्कुल उसी को एक अच्छे से फॉर्मेट में बनाकर ये तैयार किया गया। तो देखो, ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए समाज नियमों और क्रम कांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय नाम दिया जाता है, यानी न तो वो ब्राह्मणों के द्वारा कर्म कांड दिए गए थे उनको मानते थे, न ही वो अलग अलग किसी समाज में बटे हुए थे। ऐसे जो इंसानों का जो समूह था उसे जनजातीय समूह कहा गया। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के संबंध से जुड़े हुए होते थे, मतलब उनका आपस में रिश्ता होता था। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, यानी जो जनजातीय क्षेत्र थे उनके जीवन जीने का जो मुख्य आधार जो था वो खेती था। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक और पशुपालक भी थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली और सामान्यतः ये लोग जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानी और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करते थे। तो 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपने इसके अंदर देख ली है। चलो, जनजातीय लोग कौन थे? आखिर ये जनजातीय लोग थे कौन? तो देखो, हाँ, एक एक करके लेते हैं बड़ी आराम से। हाँ, जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। ये जनजातीय लोग थे, इनको लिखना और लिपि का ज्ञान नहीं था, तो ये लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, ठीक है। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे। ध्यान रखना, ये लोग क्या करते थे, अपने जो रीति रिवाज जो होते थे इनका वाचिक तथा मौखिक परंपराओं से इनका संरक्षण किया करते थे, यानी एक दूसरे से आगे ट्रांसफर किया करते थे, ठीक है। जैसे अभी वर्तमान समय में है, तो वर्तमान समय के बाद में आने वाली संतान को सिखा दिया जाता था और संतान जो है वो उसकी संतान को सिखा दिया करते थे। तो इस तरीके से इनकी जो रीति रिवाज या फिर मुख्य प्रकार की जो गतिविधियां होती थी उनको संरक्षित किया जाता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था, जैसे पंजाब में खोकर एक जनजाति थी, जिसका 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान बहुत ही प्रभावशाली मतलब ये जनजाति जो है प्रभावशाली रही। तो ध्यान रखना, पंजाब के अंदर कौन सी जनजाति है जो प्रभावशाली रही? तो खोकर जनजाति, ठीक है। आगे देखो, यहाँ बाद में गख्खर, इन खोखरों के बाद में क्या हुआ? खोखरों के बाद में गख्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए और इनके मुखिया जो थे वो कमाल खान गख्खर थे, जिनको बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस जनजातीय नेतृत्वकर्ता को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया? तो गख्खर जाति का एक व्यक्ति था जिसका नाम था, या मुखिया था जिसका नाम था कमाल खान गख्खर, उसको बादशाह बनाया गया, ठीक है। और कुछ शक्तिशाली जनजातियों में बात करें तो पंजाब के अंदर 13वीं और 14वीं शताब्दी के अंदर जो पावरफुल जनजाति या जो ट्राइब थी वो आपकी थी खोखर, ठीक है। उसके बाद में देखो, मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधिकार कर लिए जाने वाले पहले, देखो मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधिकार कर लिए जाने वाले या अधीन कर लिए जाने वाले लंगाहा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। यानी ये भी जो आपका सिंध क्षेत्र है, इन सिंध क्षेत्रों में दो जनजाति है, क्या नाम है? लंगाहा और अरगुन। इनका भी काफी प्रभुत्व रहा था। कब? जब तक इन्होंने मुगलों ने इसको अपने अधीन नहीं कर लिया था। तो मुल्तान में तो आपके लंगाहा थे और सिंध में आपके अरगुन थे, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी जिसका नाम है बलोच। कहाँ पे थी? उत्तर पश्चिम इलाके में, ठीक है। और ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। कुलों का मतलब होता है छोटे छोटे परिवार के सदस्यों में बंटे हुए थे। और पश्चिमी हिमालय में जो प्रमुख जनजाति थी वो थी गडड़ी या फिर गडरिये,
उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में नागा और अहोम लोग रहते थे और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के इलाकों में 12वीं सदी के अंत तक या 12वीं सदी तक शेर यानी सहरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1651 में शेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया, लेकिन पूरी तरह इनके ऊपर कब्जा नहीं कर पाए। तो ध्यान रखना, बिहार और झारखंड के अंदर जो जनजाति रहती थी जिसका नाम था शेर, ठीक है ना। इन शेरों का सामना किससे होता है? इन शेरों का सामना होता है सेनापति। कौन सा सेनापति? सेनापति अकबर। कौन सा सेनापति? सेनापति अकबर जो है वो इन शेरों से सामना करता है, यानी इनका सामना होता है। क्या होता है? सामना होता है। कब होता है? 1591 में होता है, लेकिन इनके ऊपर पूरी तरीके से इनको नहीं हराया जाता है और पूरी तरीके से इनके ऊपर कब्जा नहीं होता है। लेकिन औरंगजेब की मुगल सेना ने इन लोगों के कई किलों पर कब्जा कर लिया और इस जनजाति को अपने अधीन बना लिया। तो ध्यान रखना, जब औरंगजेब शासक बना था तो औरंगजेब ने क्या किया? इन लोगों को अपने अधीन बना लिया था और इनके ऊपर कब्जा कर लिया था। जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में रहते थे। ध्यान रखना, मुंडा और संथाल कहाँ रहते थे? मुंडा आपके उड़ीसा में रहते थे और संथाल जो है वो बंगाल के अंदर रहते थे, ठीक है ना। संथाल बंगाल में रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों के अंदर कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियां रहती थी। ध्यान रखना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कौन रहती थी? कोली, बेराद रहती थी। कोली लोग गुजरात के भी कई इलाकों में रहते थे। ध्यान रखना, ये कोली लोग जो है वो गुजरात के अंदर भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरांगा, वेतर और मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी यहाँ पे विस्तृत थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। किनकी जनजाति? भीलों की। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौड़ लोगों की बड़ी तादाद में फैले हुए ने की अपने को जानकारी मिलती है। कहाँ पे? मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौड़ लोग बड़ी मात्रा में फैले हुए थे। आगे बात करें, खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? तो ये जो ऊपर जितनी भी जानकारी दी हुई है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन से लोग कहाँ पे रहते थे और किस तरीके से, ठीक है। खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? देखो, घुमंतु व्यापारी की श्रृंखला भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। देखो, घुमंतु व्यापारियों की जो श्रृंखला होती थी वो भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत में लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी इनको स्थानीय बाजारों में बेचते थे। ध्यान रखना, मेवा कहाँ से लाया जाता था? तो मध्य एशिया से व्यापारी लोग जो है अपने भारत में लेके आते थे और फिर भारत के लोग आगे स्थानीय व्यापारों या स्थानीय बाजारी क्षेत्रों के अंदर पहुंचाने का जो काम करते थे वो बंजारे करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे और इनका जो संगठन या इनको जाने का जो रास्ता होता था वो कारवा या फिर टांडा कहलाता था, ठीक है ना। उनका कारवा टांडा कहलाता था, यानी उनका जो समूह में निकलते थे ना उसके कारवे को टांडा कहा जाता था। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों यानी शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोगों के बारे में जानकारी देते थे। ऐसा कोई ज़्यादा खास इसमें है नहीं, तो ये सिर्फ और टांडा और कारवा ये ध्यान रखना है इसके अंदर। उसके बाद में नज़दीक से एक नज़र में सबसे पहले देखेंगे गोंड। गोंड एक पर क्या है? ये एक जनजाति है। ध्यान रखना क्या है? ये जनजाति है। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। ये स्थानांतरित कृषि करते हैं, अर्थात जगह बदल बदल कर कल की खेती करते हैं। और विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों के अंदर बटे हुए थे। कुलों का मतलब है छोटे छोटे परिवारीय जो कुल होते हैं उसके अंदर बटे हुए थे। प्रत्येक कुल का अपना राजा होता था, जिसे राय भी कहा जाता था, राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों के ऊपर हावी हो रहे थे, ठीक है ना। कुछ बड़े राज्य छोटे गोंड सरदारों के ऊपर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल में अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित गढ़कटगा, ये एक क्षेत्र है, क्या नाम है? गढ़कटंगा के गोंड राज्य में लगभग 70,000 गांव थे और राज्यों को गढ़ों में विभाजित किया जाता था और हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में होता था, ठीक है ना। और 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे जिसे 84 कहा जाता था। और 84 के बाद में ये लोग 84 का उप विभाजन बर में होता था, ठीक है ना। और बर का मतलब क्या होता है? 12 गांवों का समूह। तो पहले कौन? पहले गढ़,
गढ़ के बाद में क्या होता था, गढ़ के बाद में आपके है ये क्या नाम है इसका, 84, ठीक है। और 84 के बाद में क्या है, 84 के बाद में आपके है बहर, बरबर, ठीक है ना, बहरोत या फिर बर, और जिसके अंदर 12 गांव शामिल होते थे। गढ़ कटंगा गौड़ राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। अपने को इसके अंदर एक जानकारी मिलती है कि जो गढ़ कटंगा है, इस गढ़ कटंग का एक राजा था, क्या नाम था राजा का, गढ़ कटंग का एक राजा था जिसका नाम है गौड़ राजा, जिसका नाम है क्या, क्या नाम है उसका, नाम है, क्या नाम है, अमन दास नाम है, क्या नाम है भाई, अमन दास नाम है। संग्राम शाह की उपाधि धारण की। इसने किसकी उपाधि धारण की, संग्राम शाह की उपाधि धारण की। बड़ा गाढ़ा चल रहा भाई ये तो। ये तो बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है जी, क्या करें जी। हाँ, हाँ ठीक है, उसके पुत्र कौन है, गढ़ कटंगा गौड़ राजा अपने दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई, ठीक है ना। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत से विवाह किया। कौन, किसका नाम है, इसका नाम है गढ़ कटंगा का राजा है कौन, और इसका पुत्र है अनंतदास का कौन पुत्र है, दलपत सिंह। अब ये दलपत सिंह क्या करता है, सॉरी दलपत महोबा, और ये क्या करता है, चंदेल का राजा सालबान, कौन है, सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह करता है। दलपत की जो मृत्यु है वो कम उम्र में हो जाती है, और रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली, और 1565 के अंदर आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना आक्रमण करती है, गढ़ कटंगा पर हमला करती है, लेकिन रानी दुर्गावती इसका जमकर मुकाबला करती है और उसकी हार हुई। उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा, और उसके बाद में उसका पुत्र भी लड़ता हुआ मारा गया। किसकी बात कर रहे हैं, गौड़ की, ठीक है ना, गौड़ वालों की बात कर रहे हैं, गौड़ जनजाति ना उसकी, ठीक है। तो उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया। किसने ले लिया, ये ले लिया था आपके इसने, आसिफ खान है, ठीक है ना। तो मुगलों ने अपने सेना के माध्यम से इसको अपने कब्जे में ले लिया, और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया था। आधे से अधिक तो अपने कब्जे में ले लिया, और पीछे जो कुछ बचा था वो वीर नारायण के जो चाचा थे कौन, चंदर शाह को दे दिया। गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गौड़ राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे, और बाद में अधिक शक्तिशाली बुदेलों और मराठों के खिलाफ भी उन्होंने संघर्ष किया था। ध्यान रखना, मुगलों के बाद में संघर्ष करने के बाद में जो आपकी गौड़ जनजाति थी, इन्होंने और किन के साथ में संघर्ष किया, तो बुंदेलों और मराठों के बीच में भी इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा, लेकिन ये सारे के सारे संघर्ष जो है वो असफल रहे। उसके बाद में अपन देखेंगे अहोम। अहोम का एक नज़दीक से निरीक्षण करते हैं। अहोम लोग मौजूद म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे। कहाँ से आए थे, म्यांमार से आए थे। वर्तमान जो म्यांमार क्षेत्र है, वर्तमान म्यांमार जो क्षेत्र है वहाँ से ये लोग यहाँ पे आए थे, ठीक है। उन्होंने भूइयाँ यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन कर के नए राज्य की स्थापना की, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, भूइयाँ यानी भूस्वामियों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुंटियों और कोच हांजो के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्षों पहले, आग्नेय अस्त्रों यानी आग से बने हुए अस्त्रों का इस्तेमाल किया। तो ध्यान रखना, कौन सी जाति है जो आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करती है, तो कौन सी है, अहोम। अहोम जो है वो इस प्रकार के हथियार बनाने के लिए चीज़ों का प्रयोग करती है। उसके बाद में 1960 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने लगे। बड़े खतरनाक थे भाई, उच्च स्तरीय तोपों का निर्माण करने लगे। और 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोमों पर हमला किया। ध्यान रखना, कब किया, 1662 में मीर जुमला ने इनके ऊपर नेतृत्व करते हुए हमला किया था, ठीक है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। ध्यान रखना, अहोम जो क्षेत्र था वो पूर्णतः बेगार पर निर्भर था।
और राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें वे पाइक कहते थे, ठीक है, पाइप नहीं, पाइक, ठीक है। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी, प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइप भेजने होते थे, यानी पाइप इनको भेजने पड़ते थे, ठीक है। अहोम लोग चावल की खेती करते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। देखो, अहोम समाज के अंदर छोटे छोटे कुल बने हुए थे जिनको खेल कहा जाता था। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था, ठीक है। 17वीं सदी के पूर्वाध ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई और शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी जो पारंपरिक आस्थाएं हैं उसको पूरी तरीके से नहीं छोड़ा गया था, ठीक है। आगे देखो, इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुसारी और शिकारी संग्राहक जनजाति की बात करें तो मंगोल थी, ठीक है ना। मंगोल जनजाति इस मामले में एक्सपर्ट थी। मध्य एशिया के घास के मैदान जिनको स्टेपी कहा जाता है, वहाँ थोड़ा उत्तर की ओर जाने पर वन प्रांतों में ये लोग बसे हुए थे। 1206 के अंदर चंगेज खान ने मंगोलों और तुर्की की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक विशाल शक्तिशाली सेना में बदल लिया और अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। तो इसमें ये बताया गया है कि मंगोल जो लोग थे उसको या फिर उस जनजातीय क्षेत्र को जो सही तरीके से विकसित करने का जो काम या जो श्रेय जाता है वो जाता है चंगेज खान को। तो उन्होंने जनजातीय लोगों को एकत्रित करके एक विशाल सेना का समुदाय तैयार किया था। आगे देखो, ये आपके प्रमुख जनजातीय क्षेत्रों का मैप है, तो आप इसको जब PDF निकालो तब ये देख लेना कौन सी कहाँ है। देखो देखो, ये अपन ने पंजाब वाला क्षेत्र देखा था ना, ये रहा, गोखर, गखर, जंजुआ, बलूची, लहंगा, अरघुन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में इधर अपन ने ये आपका देखा था कौन सा, गोंडवाना वाला क्षेत्र देखा था, गोंडा जनजाति का, तो ये देखो। उसके बाद में अपन ने नीचे देखा था यहाँ ये म्यांमार से जो लोग आके बैठे ना, अहोम, ये म्यांमार से आए थे, अहो यहाँ फिर आ गए थे, ये पूरा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के अंदर आ गए थे, ठीक है। मुगलों ने किस जनजाति समूह को सबसे अधिक निशाने पर रखा, तो शेर को रखा था। कर्नाटक में महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ किन जनजातियों का निवास स्थान थी, तो ये रही थी कोली तथा बेराद। भील जनजाति भारत के किस भाग में निवास करती है, पश्चिमी तथा मध्य भारत के अंदर, ठीक है। खानाबदोश व्यापारियों का कारवा क्या कहलाता है, टांडा कहलाता है। स्थानांतरित कृषि करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी थी, तो ये गौड़ जनजाति थी। चंदेल राजपूत राजा सालवान की पुत्री दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था, तो गौड़ शासक दलपत से हुआ था। और इसका जो पुत्र था वीर नारायण, वो बाद में युद्ध के समय 1665 में मारे गए थे। किस आक्रमण के 1765 था या 1665 था, 1765 था, ठीक है। किसके आक्रमण के दौरान रानी दुर्गावती वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हुई, तो आसिफ खान ने जब आक्रमण किया था तब। और दुर्गावती कहाँ की रानी थी, तो गढ़कटंगा की जो रानी थी उसका नाम था दुर्गावती, ठीक है ना। तो ये युद्ध वाली जो डेट है वो कितनी है, 1765 होनी चाहिए मेरे हिसाब से। गढ़कटम 1765 नहीं, ओके ओके, 1565 सही है, ठीक है, 1565 के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ आपके सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कौन सा युद्ध में हुआ था, 1565 के अंदर ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट 8वें अध्याय की बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके इस अध्याय से बनने वाले महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों की जो क्लास है वो जस्ट इसके नीचे, यानी आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो इसके नीचे देखने को मिलेगी। आगे अपन बात करेंगे आपके 8वें अध्याय की। तब तक के लिए बाय बाय।